हेलो दोस्तों, मैं नारायण मिश्री सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। जो हमारी लास्ट क्लास थी उस क्लास में हमने पढ़ा था ऋग्वेदिक काल और उत्तर ऋग्वेदिक काल की तुलनात्मक दृष्टि से हमने अध्ययन किया था, जिससे हमने ये जानकारी ली कि ऋग्वेदिक और उत्तर ऋग्वेदिक काल में किन किन बातों का अंतर देखने को हमको मिलता है, जो हमारी एग्ज़ाम उपयोगी है, जो हमारी एक समझ को डेवलप करता है। ठीक है, जैसे कल की जो क्लास थी, हमारी लास्ट की क्लास जो थी, उस क्लास में हमने पढ़ा कि ऋग्वेदिक जो काल था वो दो भागों में बटा हुआ था। यानी कि पूरा वैदिक काल जो है वो दो भागों में बटा हुआ था, एक ऋग्वेदिक काल और दूसरा उत्तर ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। उत्तर ऋग्वेदिक काल मैंने आपको बताया कि उत्तर ऋग्वेदिक काल जो है वो बेसिकली 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, जिसमें हमने बात की कि ऋग्वेदिक काल में जो आर्य थे वो कहाँ तक भारत में जो है आ गए थे। तो मैंने आपको सप्त सिंधु प्रदेश तक की बात की। उत्तर ऋग्वेदिक काल में हमने और भी बातें की। तो ये सब देखने के लिए, ठीक है, अगर आज हमारी क्लास उसी को समझ में आएगी जो लास्ट वाली क्लास को देख चुका है, नहीं तो आज की क्लास बिल्कुल भी आपके काम की नहीं है। यदि आपने जो लास्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले आप लास्ट क्लास को देखिए, फिर इस क्लास को देखिए, तो आपकी सारी जो क्यूरियोसिटी है वैदिक काल को लेकर वो सब जो है आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे मैंने यहाँ बताया था ऋग्वेदिक काल। ठीक है, मैं आगे को यहीं से लेके चलता हूँ। ऋग्वेदिक काल मैंने बोला, ऋग्वेदिक काल। ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, मतलब अधिकतम जो ऋग्वेद का जो पोर्शन था, ठीक है, कुछ पोर्शन को छोड़ दीजिए, अधिकतम पोर्शन इसी यानी कि अधिकतम भाग यहाँ पर जो है यानी रच लिया गया या संकलन कर लिया गया। अब देखिए कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की हमने एक बात की कि ये ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता से काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, तो अवेस्ता, ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से इसका जो है काफ़ी जो है इसमें हम कह सकते हैं सामंजस्य है। ठीक है, वो अवेस्ता क्योंकि हम कह सकते हैं ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, यानी कि हम कह सकते हैं भारोपियन लैंग्वेज या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के ये ग्रंथ है। दोनों इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के ग्रंथ है, अवेस्ता और ऋग्वेद। तो अवेस्ता तथा ऋग्वेद, ठीक है, इंडो यूरोपियन भाषा, ठीक है, इन दोनों की। अब हम बात करते हैं कि यहां से जब ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद के काल में ऋग्वेद की रचना हुई। तो ऋग्वेद में हम एक बात और देख लेते हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या प्रमुख है। तो ऋग्वेद में दोस्तों देवताओं की स्तुतियों के मंत्र मिलते हैं, यानी देवताओं को की गई प्रार्थना के मंत्र इसमें मिलते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो विषय है ऋग्वेद का, वो पहले हमको समझना चाहिए कि इसका विषय है देवताओं की स्तुतियों के लिए या देवताओं के लिए प्रार्थना मंत्र या इस प्रार्थना मंत्र जो है हमको इसमें मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है ऋग्वेद में जो है बेसिकली ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? 21 शाखाएं हैं ऋग्वेद में। ठीक है, 21 शाखाएं इसकी कुल, और इसमें 5 प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है, 21 में से 5 प्रमुख शाखाएं हैं। तो जो 5 प्रमुख शाखाएं हैं, 5 प्रमुख शाखाएं, ठीक है, तो 5 प्रमुख शाखाएं में कौन कौन सी है, तो मैं प्रमुख शाखाएं लिख देता हूं यहां पर। शाखाएं हम सबको पता है,
हमने जो है ये हमारे लिए ऋग्वेद कोई जो है नया शब्द नहीं है। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, घर में सुनते आ रहे हैं, हमारे समाज में सुनते आ रहे हैं, आसपास के वातावरण में सुनते आ रहे हैं, तो बहुत सारी बातों से हम वैसे ही जो है वाकिफ होते हैं। बस बात ये है कि एग्जाम उपयोगी चीज़ों को हम जो है यानी कि कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं, और कई बार हम जो सामाजिक जो वार्तालाप होती है वही हमारे एग्ज़ाम में जो है हम कह सकते हैं क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है, और हम उन पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हमको हमेशा आसपास के वातावरण में जो भी घटित हो रहा है, जो भी बातें हो रही है, हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि जीके में कुछ भी पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रमुख शाखाएं में जैसे हम बात करते हैं कि प्रमुख शाखा में हमारी जो है साकल, वाष्कल, ठीक है, साकल, वाष्कल, आश्वलायन, ठीक है। देखो साकल, वाष्कल, आश्वलायन, संखायन और मांडुक्य, और कई जगह इसको मांडुक्यायन पढ़ा जाता है। ठीक है, तो मांडुक्य, साकल, वाष्कल, आश्वलायन और संकायन। वैसे तो इसकी 21 शाखाएं, पर 5 प्रमुख शाखाएं। इनमें से भी जो सबसे प्रमुख शाखा है वो शाखा है साकल। ठीक है, साकल शाखा सबसे प्रमुख शाखा मानी जाती है। इसमें 3 ही, इन शाखाओं में, 21 शाखाओं में 3 ही पाठ योग्य शाखाएं हैं। वो कौन कौन सी पाठ योग्य शाखाएं हैं जो हम अभी बात कर लेते हैं, तो वो जो 3 पाठ योग्य शाखाएं हैं, ठीक है। तो पाठ योग्य शाखाएं पाठ योग्य शाखाएं में दोस्तों, एक साकल, ठीक है, और इस साकल में जो है हमको 1000, ठीक है, 1017 सूक्त मिलते हैं। ठीक है, साकल में 1017 सूक्त। ठीक है, वाष्कल, ठीक है, साकल और वाष्कल। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि वाष्कल में जब हम बात करते हैं तो वाष्कल में हमें कुल 56 सूक्त मिलते हैं। कितने? 56 सूक्त। ठीक है, और एक तीसरी जो इसके पाठ योग्य जो है बालखिल्य। ठीक है, ये बालखिल्य में 11 सूक्त मिलते हैं। अभी आपको सारी चीजें समझ में आने वाली, 11 सूक्त मिलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो 56 सूक्त है अभी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, उपलब्ध नहीं है, तो ये उपलब्ध हमारे पास में नहीं है। ठीक है दोस्तों, और बालखिल्य में 11 सूक्त है, 1017 सूक्त है, तो हम कह सकते हैं ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हो गए? 1028 सूक्त। तो ये 3 पाठ योग्य इनकी शाखाएं हैं। तो कौन सी? साकल, वाष्कल और बालखिल्य। तो 56 हमारे पास में उपलब्ध है ही नहीं, तो कुल कितने सूक्त हो गए ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में दोस्तों कुल 1028 सूक्त। ठीक है, सूक्तम का मतलब होता है आदर्श वाक्य। ठीक है, कई मंत्रों से सूक्त बनते हैं। ठीक है, तो कई मंत्रों से जो है सूक्त बनते, एक सूक्त में कम से कम 3 मंत्र तो होना ही चाहिए, तभी उसको सूक्त का जो है दर्जा प्रदान किया जाएगा। तो कम से कम एक सूक्त में कितने मंत्र होने चाहिए? 3 मंत्र होने चाहिए। ठीक है, 1028 सूक्त और 10 मंडल है ऋग्वेद में। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है, और 10 मंडल है तो 10,552 मंत्र है। कुछ किताबें इसको 10,600 मंत्र भी लिखती है। ठीक है, तो 10,552 मंत्र, 10 मंडल है ऋग्वेद में, 1028 सूक्त हैं। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद को पूरा का पूरा, ठीक है, पूरे ऋग्वेद को
8 भागों में विभाजित किया गया है, तो इसलिए ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। पूरे ऋग्वेद को 8 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। तो ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टक। ऋग्वेद को अष्टक कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। ऋग्वेद की शुरुआत अग्नि के मंत्र से होती है। शुरुआती जो मंत्र है ऋग्वेद में वो अग्नि को जो है समर्पित है। तो ऋग्वेद की शुरुआत किससे होती है? ऋग्वेद की शुरुआत होती है अग्नि के मंत्र से। अग्नि के मंत्र से शुरुआत होती है, के मंत्र से ऋग्वेद की शुरुआत मानी जाती है। ऋग्वेद में जो सूक्त है, मैंने कहा आदर्श वाक्यों को सूक्त कहा जाता है, ठीक है। और कई मंत्रों से सूक्त बने होते हैं और एक सूक्त में 3 मंत्र होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद का। दोस्तों जो है, ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, उन 10 मंडल में से जो सबसे नया मंडल है वो 1 और 10वां मंडल, ठीक है। 1 और 10वां मंडल, 1 व 10वां मंडल सबसे नए, ठीक है। तो 1 व 10वां मंडल सबसे नया है इसमें। तो आपसे आपका एग्जाम में पूछ ले ऋग्वेद में इनमें से सबसे नया मंडल कौन सा है, तो 1 व 10वां मंडल सबसे नया बाद में जोड़ा गया है। इसका मतलब है ऋग्वेद में सबसे बाद में जोड़ा गया मंडल कौन सा है? 1 व 10वां। कुल कितने हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं, 3 पाठ योग्य जो शाखा है उसमें वास्कल और साकल और आपको मैंने बताया बालखिल्य, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद में जो है बेसिकली कि ऋग्वेद का जो दूसरे 2 से लेकर 2 से 7 तक वंश मंडल कहा जाता है। 2 से 7 तक वंश मंडल कहा जाता है। यानी 2 से लेकर 7वां मंडल है, दूसरे से लेकर 7वां मंडल तक को क्या कहा जाता है? गोत्र मंडल, वंश मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो इसको गोद या गोत्र मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। गोत्र मंडल, एक ही गोत्र की ऋषियों द्वारा इन मंत्रों को क्या किया गया? इन मंत्रों के दृष्टा थे। इनको जो है देवताओं के द्वारा या कह सकते हैं उस परम ब्रह्म द्वारा या वो सुपरनेचुरल पावर द्वारा उनको मंत्र दिए गए, ठीक है। तो इन्होंने ये मंत्र के क्या करते थे? ये मंत्र के हम कह सकते हैं कि ये मंत्र को प्राप्त करने वाले ऋषि थे। तो दूसरे से लेकर 7वें तक एक ही गोत्र के मंडल थे। तो इसलिए जो है एक ही गोत्र के ऋषि थे जिन्होंने इन मंत्रों को प्राप्त किया, इसलिए 2 से 7 तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद में 8वां और 9वां मंडल जोड़ा गया। तो 2 से 7 के बाद में 8वां 9वां मंडल जोड़ा गया और सबसे बाद में 1 व 10वां मंडल जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ऋग्वेद का जो पहला मंडल है, प्रथम मंडल जो है वो कण्व ऋषि। तो कण्व ऋषि द्वारा, ठीक है, इसको कण्व ऋषि इसके संकलनकर्ता या रचयिता माने जाते हैं, ठीक है। तो दूसरे प्रथम मंडल के कण्व ऋषि और इसमें ही विष्णु के 3 पांवों की कथा का जो है वर्णन मिलता है। तो विष्णु के 3 पांव से धरती जो है माप लेते हैं विष्णु भगवान, आप सबने सुना है, हम सबने सुना है। तो उस कथा का वर्णन कहाँ मिलता है? तो 3 पदों का या विष्णु के 3 पांवों के कथा का वर्णन यहां पर देखने को हमको मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि
दूसरा मंडल, ठीक है, दूसरा मंडल गृहसमुद्र ऋषि द्वारा इसकी रचना होती है, ठीक है। तीसरा मंडल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तीसरा मंडल, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एक एक मंडल की बात कर रहे हैं। तीसरा मंडल जो है बेसिकली विश्वामित्र, ठीक है, तो विश्वामित्र द्वारा रचयिता, विश्वामित्र जो है इसके क्या थे, रचयिता थे, ठीक है, विश्वामित्र। और ये जो है सूर्य को समर्पित मंडल है, ठीक है, तो सूर्य को समर्पित है, सूर्य की आराधना या सूर्य को समर्पित, ठीक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है दोस्तों, ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख इसमें मिलता है, मंत्र का उल्लेख, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथा मंडल, वामदेव द्वारा, ठीक है, और इसके रचयिता, और ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसमें कृषि संबंधी जानकारी मिलती है, ठीक है, तो कृषि संबंधी जानकारी इसमें मिलती है। और आपको दोस्तों बता दूं, ऋग्वेद में कृषि का जो है, जो कृषि शब्द है वो 33 बार कृषि शब्द आया है। ऋग्वेद में कितनी बार, तो कृषि शब्द आया है 33 बार, ठीक है। पांचवा जो मंडल है, ठीक है, पांचवा मंडल हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो पांचवा मंडल है वो अत्रि द्वारा, ठीक है, अत्रि द्वारा रचा गया है। छठा मंडल भारद्वाज ऋषि, ठीक है। सातवां मंडल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट सातवां मंडल वशिष्ठ के द्वारा और इसमें 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो 10 राज्य युद्ध या जिसको 10 राजाओं का युद्ध कहते हैं, तो 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसमें वशिष्ठ विश्वामित्र संवाद मिलता है, वशिष्ठ सुदास संवाद मिलता है। दोस्तों ये 10 राजाओं का युद्ध क्या था, ठीक है। और आपको मैं बताऊं, यानी कि प्रथम मंडल में भी जो है हम कह सकते हैं कि प्रथम मंडल में 20 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें कम से कम 60,000 जो है हम कह सकते हैं योद्धाओं ने भाग लिया था, 60,000 योद्धाओं ने भाग लिया था, और 20 राजाओं का जो है युद्ध का वर्णन मिलता है प्रथम मंडल में, ठीक है। पर ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वशिष्ठ द्वारा ये रचयिता इसके वशिष्ठ, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन। तो 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन जो है बेसिकली जो है, हम जब बात करते हैं कि ये जो हमने एक बात की थी, ऋग्वेदिक जो हम कह सकते हैं सभ्यता या वैदिक सभ्यता जो थी वो आर्यों के द्वारा निर्मित थी। और आर्य कहाँ के थे कि मैक्स मुलर के मत के अनुसार आर्य जो है भारत में जो है सेंट्रल एशिया से या मध्य एशिया से भारत में आते हैं, ठीक है।
जब ये मध्य एशिया में भारत में आते हैं तो इसका मतलब है यहाँ की स्थानीय जनजातियों से इनकी जो है क्या होगी, भिड़ंत होगी। ठीक है, इन जो है इनसे युद्ध होता है, स्थानीय जनजातियों से इनका युद्ध होता है। ठीक है, तो स्थानीय जनजातियों इन्होंने अपने आप को क्या बताया, आर्य बताया। और जो यहाँ पर पहले से जो लोग रह रहे थे इनको अनार्य बताया। ठीक है, तो आर्य और अनार्य, तो ऐसे आर्य 5 आर्य कबीले जिनको पंचजन्य कहा जाता है। ठीक है, पंचजन कहा जाता है, वो कौन कौन से थे, वो ऐसे 5 आर्य कबीले, क्योंकि यानी हम कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे, आर्य। तो ये प्राचीनतम 5 जो हम कह सकते हैं ये 5 कबीले थे जिनको पंचजन्य कहा जाता था। तो ये 5 कबीले, यानी हम बात करें दासराज्य युद्ध की, तो दासराज्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है, तो ये किन किन के बीच में हुआ, 5 आर्य कबीले तथा 5 अनार्य कबीलों के मध्य। ठीक है, के मध्य। ठीक है, जो 5 आर्य कबीले थे, तो आर्य कबीले कौन कौन से थे, आर्य कबीले थे अणु, जिसको कई जगह अनु बोल देते हैं, अनु, द्रुह, तुर्वस, पुरु। ठीक है, और 5 अनार्य कबीले, अनार्य कबीले जो थे पक्त, भलानस, या कई जगह भलानास लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में शिव, अनिल, विषाणनी। ये यहाँ के, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग थे, अनार्य थे। ठीक है, और ये बाहर के अणु, द्रुह, तुर्वस, पुरु, और ये थे बाहर के, यानी कि 5 आर्य कबीले थे। तो इनके बीच में युद्ध होता है, और इनके बीच में जब युद्ध होता है तो ये क्यों युद्ध होता है, ये युद्ध इसलिए होता है क्योंकि हम कह सकते हैं कि भरतवंश के जो राजा थे, ठीक है, भरतवंश के राजा जो थे वो सुदास थे। सुदास ने क्या किया, सुदास ने किया कि विश्वामित्र, यानी कि ये युद्ध जो है एक तरह से हम अगर देखा जाए तो ये इनके बीच में नहीं होता है। ये युद्ध जो है भरतवंश के जो राजा थे सुदास के जो हम कह सकते हैं कि राजऋषि थे वो विश्वामित्र थे। तो सुदास ने क्या किया, विश्वामित्र को राजऋषि के पद से हटा दिया और वशिष्ठ को राजऋषि के पद पर नई नियुक्ति दे दी गई। ठीक है, इससे विश्वामित्र क्या हो गए, विश्वामित्र इससे जो है आग बबूला हो गए। तो विश्वामित्र ने इन कबीलों से संपर्क साधा, ठीक है, फोन किया इनको, तो इनको जो है संपर्क साधा कि भाई तुम लोग कहाँ हो। तो इन 5 आर्य और अनार्य कबीलों से संपर्क साधा। तो 5 आर्य कबीले और अनार्य कबीले, ये पांचों 10 का अलायंस बनाया, इन हम कह सकते हैं कबीलों को जोड़ा, तो इन कबीलों को जोड़ा और कबीलों को जोड़कर भरतवंश के राजा सुदास पर आक्रमण करवाया विश्वामित्र ने 5 आर्य कबीले अनार्य कबीलों के साथ में मिलकर। ठीक है, तो
इसमें अंतोत्वगत्वा हम कह सकते हैं भरतवंश के जो राजा सुदास होते हैं उनकी जीत होती है, विश्वामित्र की हार होती है, और ये जो पूरा युद्ध होता है वो पौरुषणी नदी के किनारे होता है। तो पौरुषणी नदी के किनारे युद्ध होता है, पौरुषणी नदी के किनारे, ठीक है। जो आज इस पौरुषणी नदी को क्या कहा जाता है, हम कह सकते हैं रावी नदी के नाम से जानी जाती ये पौरुषणी नदी, यानी पंजाब के एरिया, पंजाब की एरिया में ये युद्ध होता है, ठीक है। तो दोस्तों माफ करिएगा, ये आर्य और नार्य कबीलों के मध्य नहीं हुआ, ये क्या हुआ कि ये जो है बेसिकली इन 5 आर्य कबीले और अनार्य कबीले, ठीक है, इनकी अलायंस बनाई विश्वामित्र ने, किसके खिलाफ, सुदास के खिलाफ, भरतवंश के राजा सुदास के खिलाफ, ठीक है। और इनके साथ में मिलकर इन्होंने आक्रमण किया, ठीक है। और जो है इसमें अंतोत्वगत्वा हमने देखा कि जीत किसकी हुई, इसमें जीत हुई वशिष्ठ की हुई और भरतवंश के राजा सुदास की हुई। इस पूरे घटना का वृतांत जो है हमको जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, ठीक है। और ये वरुण देवताओं को समर्पित मंडल है। जैसे मैंने आपको बताया तीसरा मंडल सूर्य को समर्पित है, ठीक है, तो ये वरुण देवताओं को समर्पित मंडल है, ठीक है। एक बार मैं फिर जो है आपको जो है 5, यानी कि हमने 5वां 7वां मंडल पढ़ा, अब हम 8वें मंडल, 8वां मंडल, 8वां मंडल जो है कण्व ऋषि, ठीक है। 9वां मंडल जो दोस्तों है वो अंगरीष ऋषि द्वारा, और हम ये कह सकते हैं कि 9वां मंडल सोम देवताओं को समर्पित है। कौन से देवताओं को, सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता, तो सोम देवता को समर्पित है। इसमें जो है सोम रस की बात की गई है, ठीक है। हिमालय के जो है, हिमालय को मंजुवत नाम से पुकारा गया है, तो हम कह सकते हैं हिमालय को यहां जो है मंजुवत नाम से, मंजुवत, और कई जगह लिखते हैं मूंजवत, ठीक है। जहां आपको ये शब्द लगे, ठीक है, वो गलत है, ठीक है दोस्तों। मैं इसलिए गलत शब्द लिखता हूं ताकि मूंजवत पर्वत, ठीक है, तो मूंजवत पर्वत से जो है हिमालय को जो है बताया गया है। आगे आप अथर्ववेद में देखोगे तो इसी मूंजवत को एक जाति के रूप में या एक गोत्र के रूप में दिखाया गया है, ठीक है, अथर्ववेद में। पर ऋग्वेद में मूंजवत किसको बोला गया है, हिमालय को मूंजवत के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। तो हिमालय को मूंजवत के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। यहां पर जो है सोमपान का की यही इसी मूंजवत पर और इसी मूंजवत पर्वत पर, या हम कह सकते हैं हिमालय पर्वत पर जो है सोमरस का पौधा होता था, और इसी सोमरस से जो है हम कह सकते हैं कि सोमरस जो है बनाया जाता था, और वो सोम देवताओं की आहुति की जाती थी और सोमरस उनको चढ़ाया जाता था, ठीक है। तो सोमरस एक तरह का हम कह सकते हैं कि नशीला पदार्थ था, और कई जगह तो ऋग्वेद में ऐसा भी बोला जाता है कि सोमरस के पान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, और साथ ही तीक्ष्ण नशीला जो है पदार्थ था जो आपकी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहां से जब हम बात करते हैं कि 10वां मंडल, तो 10वां जो मंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट मंडल। इस 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, या कई जगह इसको पौरुष सूक्त लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पुरुष सूक्त और पौरुष सूक्त, ठीक है, दोनों सही है ये, ठीक है, इसलिए मैं दोनों लिखता हूं, पौरुष सूक्त, ठीक है। पौरुष सूक्त में भारतीय समाज के 4 वर्णों का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो भारतीय समाज के 4 वर्णों का
का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो पौरुष सूक्त में या पुरुष सूक्त में भारतीय समाज के 4 वर्णों का, इसमें एक पौरुष सूक्त है, 10वें मंडल का भाग है वो, उसमें भारतीय समाज के 4 वर्णों का वर्णन मिलता है या 4 वर्गों का वर्णन मिलता है। तो वो कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य तथा शूद्र। यानी इसमें यह बताया है कि महान इंसान के मुख से या ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। ठीक है, भुजाओं से जो है क्षत्रियों की उत्पत्ति होती है, जांघों से वैश्यों की उत्पत्ति होती है और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति होती है। ये आख्यान इसमें बताया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो दोस्तों यहां से सीधा एक सवाल होता है कि कौन से मंडल में भारतीय समाज के 4 वर्णों का या 4 वर्गों का वर्णन मिलता है? तो आपका आंसर होगा पौरुष सूक्त। ठीक है, एक तीसरा मंडल ध्यान रखना है, बहुत विशेष, तो मैं आपको जो बताऊं 9वां, 10वां और तीसरा और 7वां, ये 4 मंडल आपको विशेष से ध्यान रखना है। फिर अगर आपको कोई रखना है तो वो चौथा मंडल जो कृषि संबंधी जानकारी देता है। ठीक है, तो ये 4 आपको, मैं एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि एक बार हम फिर से जो है इसको देख लेते हैं कि हमने जो है कहां से मंडल की बात की। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमने बात की ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त, 10 मंडल, 10,552 मंत्र और कुछ किताबों में 10,600 मंत्र लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने कहा ऋग्वेद को अष्टक कहा जाता है क्योंकि 8 बराबर भागों में बांट रखा है ऋग्वेद को। ठीक है, अग्नि के मंत्र से शुरुआत होती है, अग्नि के मंत्र से शुरुआत ऋग्वेद की। ठीक है, अब हमने बात की कि 1 व 10वां मंडल सबसे नया है और 10वें मंडल में सबसे ज्यादा सूक्त है, सूक्त भी सबसे ज्यादा 10वें मंडल में है। ठीक है, 2 से 7 तक वंश मंडल कहा जाता है क्योंकि एक ही ऋषियों द्वारा, यानी कि एक ही गोत्र की ऋषियों द्वारा इसको जो है प्राप्त किया गया था, या वो दृष्टा थे इन सारे मंत्रों के। ठीक है, तो इसलिए इसको वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा हमने। फिर हमने बात की कि मंडलों के बारे में, क्रैसमद, विश्वामित्र, हाँ ये ध्यान रखो विश्वामित्र, ठीक है, सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है इसमें दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथा मंडल वामदेव, कृषि संबंधी जानकारी 33 बार कृषि शब्द जो है ऋग्वेद में हमको मिलता है। 5वां अत्रि, 6ठा भारद्वाज, 7वां मंडल वशिष्ठ, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मैंने आपको बताया कौन सी नदी के किनारे, पौरुषणी नदी के किनारे, वर्तमान में जिसको हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। 5 जो है आर्य और अनार्य कबीलों का जो है हम कह सकते हैं एक तरह का, इनको जो है इनकी सेना बनाकर विश्वामित्र ने किस पर जो है आक्रमण किया? भरतवंश के राजा सुदास पर आक्रमण किया। कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वशिष्ठ को जो है सुदास ने अपना नया राज ऋषि नियुक्त कर लिया और विश्वामित्र को हटा दिया। इससे वो नाराज होकर क्या किया, इन कबीलों के साथ सांठ-गांठ करके इन पर युद्ध करते हैं, पर नतीजा अंतोत्वगत किसके पक्ष में रहता है? नतीजा अंतोत्वगतवा जो हम कह सकते हैं फाइनली जिनके पक्ष में रहता है वो हम कह सकते हैं भरतवंश के राजा सुदास के पक्ष में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमने जो है 10 राजाओं के बारे में, ठीक है, 8वां मंडल कर्णव ऋषि, 9वां मंडल अंगरीषि ऋषि, अंगरीष ऋषि और सोम देवताओं को समर्पित है। सोमरस के बारे में बात की गई है। ये सोमरस जो है यानी कि हम कह सकते हैं सोमरस के बारे में बात की गई है, और ये हिमालय को जो है यहाँ पर मूंजवत पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी मूंजवत पर्वत पर ऐसा बोला जाता है कि ये सोम जो है रस की प्राप्ति यहाँ से होती थी, जो सोम देवताओं को अर्पित की जाती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10वां मंडल के
पौरुष सूक्त या पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है भारतीय समाज के, और वो कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। देखो दोस्तों, ऋग्वेद में ये जितना डिस्कशन किया है हमने, इन मंडलों का डिस्कशन किया है, तो ये भाषाई जो है और भाषा के आधार पर जो इनका हम कह सकते हैं कि इनका डिस्क्रिप्शन जो जिसने पहली बार दिया कि पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, तो ये हम कह सकते हैं ओल्डेनबर्ग नामक विद्वान थे। इन्होंने भाषागत विभिन्नता को देखते हुए इन्होंने ये 10 मंडल का जो है डिवाइडेशन किया और 10 मंडल को बांटा। तो हम कह सकते हैं ओल्डेनबर्ग भाषागत आधार पर, ठीक है, आधार पर ऋग्वेद के 10 मंडल की व्याख्या, मंडल की का वर्ण या व्याख्या। तो ओल्डेनबर्ग ने भाषागत आधार पर इन 10 मंडलों को रखा। सर्वोत्तम जो है हम कह सकते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन भी ओल्डेनबर्ग का ही माना जाता है। तो सर्वोत्तम अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऋग्वेद का अगर किसी का माना जाता है तो वो ओल्डेनबर्ग का माना जाता है। और सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो किया वो दोस्तों ऋग्वेद का विल्सन ने किया। सर्वोत्तम अंग्रेजी भाषा में हम कह सकते हैं सर्वोत्तम अंग्रेजी भाषा में जो किया वो ओल्डेनबर्ग ने किया। ठीक है दोस्तों, अब हम जब बात करते हैं कि यहाँ से कि जो हमारे पास में जो सबसे पहली जो प्राचीनतम पांडुलिपि हमारे पास में है वो शारदा लिपि में है ऋग्वेद की। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि और भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। ठीक है, और अब हम बात करें कि सबसे पहली जो पांडुलिपि मिली है, प्राचीनतम पांडुलिपि हमें शारदा लिपि में मिली है। प्राचीनतम पांडुलिपि वो शारदा लिपि में मिली है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात की आज जो हमारे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, ठीक है, उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आज हमने ऋग्वेद को लेकर बात की। बाकी जो हम बात करेंगे वो अब इसके जो है ऋग्वेद के जो है उपनिषद के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद की यानी कि ऋग्वेदिक काल की जो है आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेदिक काल की हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और ऋग्वेदिक काल की हम धार्मिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक एक जो है हम पॉइंट लेंगे और सब के बारे में हम बात करेंगे। तो हमने ये देखा कि 10 मंडल, 10 भाषागत आधार पर इन्होंने 10 मंडल रखे। वो कौन थे? ओल्डेनबर्ग साहब ने। ठीक है, और उसके बाद में सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया वो विल्सन ने किया, और सर्वोत्तम अंग्रेजी भाषा में जो किया मतलब बहुत रिफाइन, बहुत अच्छा अनुवाद जो, ठीक है, वो किया ओल्डेनबर्ग ने किया। भाषा ऋग्वेद की संस्कृत भाषा है। ठीक है, और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, और
प्राचीनतम पांडुलिपि जो हमको मिली है शारदा लिपि में, ठीक है। तो ये जो है भारत में जो है हम कह सकते हैं यूनेस्को ने जो है बेसिकली भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च, जो पुणे का जो है हम कह सकते हैं कि पुणे में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर इन ऋग्वेद की जो पुरानी पांडुलिपियाँ हैं उनको सुरक्षित करके रखा गया है। उन सब का जो है यानी यूनेस्को जो है विश्व की प्राचीनतम जो विरासत है उनको जो है संरक्षण प्रदान करता है, उनको सुरक्षा कवच प्रदान करता है, क्योंकि ये सब माना जाता है ये विश्व की विरासत है, ना किसी एक देश की विरासत है, ये एक विश्व की विरासत है, विश्व के लिए विरासत का काम कर रही है। इसका रख रखाव का काम यानी कि ये नष्ट नहीं हो, तो यूनेस्को ने जो है जो प्राचीनतम पांडुलिपियाँ हैं ऋग्वेद की, ठीक है, वो भंडारकर रिसर्च ओरिएंटल रिसर्च सेंटर जो पुणे का है वहाँ पर अभी जो है इसको रखी गई है, और उसको संरक्षण और उसके लिए जितने भी जिम्मेवारी है वो यूनेस्को की है, क्योंकि ऋग्वेद जो है भारतीय संस्कृति का प्राकृतिक स्तंभ है, ठीक है, और भारतीय संस्कृति का हम कह सकते हैं पुरातन स्तंभ है, और ये पूरे विश्व की संस्कृति का पुरातन स्तंभ है। इसलिए इसको जो है यूनेस्को ने जो है इसको संरक्षण देने का प्रस्ताव रखा, और 2007 में, ठीक है, इसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे की बात हम जो है आगे के लेक्चर में करेंगे, तब तक आप हंसते रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू।